कहानी की शुरुआत होती है और हमें एडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेचारी गूंगी होती है और उसके फादर इसी कमी की वजह से उसको एक न्यूजीलैंड में रहने वाले आदमी को बेच देते हैं। और यहाँ पर ये लड़की अपने पिता के निर्णय को अपना धर्म मान लेती है। अब अगली सुबह एडा के फादर एडा को ले जाके बॉर्डर पे छोड़ देते हैं जहाँ पर वो आदमी एडा को लेने के लिए आया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडा अपने साथ अपनी बहुत ही खास चीजें लेकर आई होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडा की पहले से ही एक बेटी होती है और इसकी बेटी का नाम फ्लोरा होता है। और उसकी दूसरी सबसे प्यारी चीज उसके पास एक पियानो था जो कि बचपन से ही उसके पास हुआ करता था। अब यहाँ पर हम दोबारा से एडा को देखते हैं जो कि मन ही मन खुद से बातें कर रही होती है। और यहाँ पर वो खुद को बताते हैं कि जब से उसकी जिंदगी में उसकी बेटी आई है तब से वो दुनिया से इशारों में ही बातें किया करती है। और इसके साथ साथ उसकी साइन लैंग्वेज कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही समझ पाती है और वो अपनी माँ के इशारों को शब्दों में दूसरे के सामने बयां करती है। अब यहाँ पर आदमी एडा का इतना सारा सामान देखकर एडा से कहता है कि हम तुम्हारे साथ इतना ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ पर जो फालतू सामान है तुम्हें यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर एलिस्टर की नजर उसके पियानो पर जाती है जब वो उसके पियानो को फेंकने वाला होता है, लेकिन एडा उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फिर भी एलिस्टर उसके पियानो को समंदर में फेंक देता है। और यहाँ पर अब एडा अपने पियानो को समंदर में बहता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो पियानो उसके साथ बचपन से था और वो उसी के साथ अपनी फीलिंग को बयां करती थी। और ये सीन अब यहीं पर कट होता है और हम एडा को एलिस्टर के घर पर देखते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलिस्टर बहुत ही शकी इंसान होता है जो कि एडा को हर बात पर डांटता और चिल्लाता रहता है। अब एक दिन एलिस्टर का फ्रेंड बैन को हम देखते हैं जो कि नदी के किनारे एक रात घूम रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे बहता हुआ एडा का पियानो मिल जाता है जिसको एलिस्टर ने फेंक दिया था और उस पियानो को वो उठा लाता है। और जब ये बात एडा को पता चलती है कि एलिस्टर के फ्रेंड के पास उसका पियानो है तब वो उसको लेने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। और इस तरीके से इन दोनों में काफी ज्यादा बातें होती है। और यहाँ पर बेन अब बोलता है कि मैं तुम्हारा पियानो जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे इससे पहले एक बार पियानो बजा कर दिखा सकती हो। तब यहाँ पर एडा बेन की बात मान लेती है और अपने दिल की धुन सुनाने लगती है। और अब एडा इसी तरीके से अपने पियानो को बजाने के लिए हर दिन बेन के घर पर जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर बीतते दिनों के साथ बेन एडा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और जब एक शाम एडा उस पियानो को बजाने में एकदम मशगूल होती है तभी बेन उसके पीछे से आकर उसके गले पर किश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एडा उसके सामने गुस्सा होने लगती है। और अब इसके बाद बेन धीरे धीरे एडा को कुछ इस तरीके से छुआ करता था, लेकिन एडा उसे हर दिन इसी तरह से मना कर दिया करती थी। लेकिन अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एडा फिर से पियानो बजा रही होती है। लेकिन उस दिन जब बेन उसे छूता है तब एडा उसे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि कहीं ना कहीं अब एडा को भी इसके साथ अच्छा लगने लगा था और उसका छूना उसे पसंद आने लगा था। और अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांस करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एडा की शादीशुदा जिंदगी भी ठीक ठाक नहीं चल रही है क्योंकि एलिस्टर उसे हमेशा डांटता और शक करता रहता है। इसलिए हम जान पाते हैं कि एडा भी कहीं ना कहीं बेन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर बेन धीरे धीरे एडा के काफी करीब आने लगता है, उसकी तकलीफों के बारे में समझने लगता है। और यहाँ पर अब उसे भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि एडा अपने पियानो के साथ उतना ही प्यार मुझे भी करने लगी है। और उसे ये बात भी समझ में आ जाता है कि एडा इसे बजाने से अपने दिल के दर्द को कम कर पाती है। साथ साथ यहाँ पर बेन एडा को अपनी फीलिंग्स भी बताता है कि वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं एडा भी उससे प्यार करे। और अब धीरे धीरे ऐसा ही होता है, एडा को धीरे धीरे बेन से प्यार होने लगता है और अब ये दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बेन के दिल में एक डर रहता है। उसे लगता है कि शायद एडा इतना सब कुछ अपने पियानो के लिए कर रही है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उसका पियानो उसे वापस कर देता है। लेकिन जब एडा अपने घर पे लाकर अपने पियानो को बजाने लगती है तभी उसे कहीं ना कहीं बेन का उसे टच करना याद आने लगता है। तब यहाँ पर अब एडा को समझ में आ जाता है कि वो भी बेन से उतना ही प्यार करने लगी है। अब एडा अपनी इस फीलिंग को समझकर बेन के घर पर जाती है और अपने दिल की सारी बातें उसे बता देती है। और यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इस दिन एलिस्टर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और वहाँ पर वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिसके बाद अब एडा के वहाँ से निकलने के बाद एलिस्टर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और अब जंगल में पहुंचते ही एलिस्टर एडा को पकड़ लेता है और अब यहाँ पर एडा के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि यहाँ पर एडा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एलिस्टर उसकी एक भी नहीं सुनता। और इसके साथ साथ वो उससे प्रॉमिस लेता है कि वो आज के बाद बेन से कभी नहीं मिलेगी और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी फ्लोरा को भी मार डालेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर एडा का बेन के बिना बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है। इसीलिए वो एक चीज को जलाकर लकड़ी पे बेन के लिए कुछ चीजें लिखती है और उसे लिखकर वो अपनी बेटी फ्लोरा को देती है और उससे कहती है कि इसे तुम्हें बेन को दे देना है। लेकिन वो छोटी बच्ची कंफ्यूज हो जाती है कि इसको आखिर किसको देना है और रास्ते में उसे एलिस्टर मिल जाता है और वो चीज उसे ले जाकर दे देती है। और इस लेटर में लिखी बातें देखने के बाद एलिस्टर फौरन एडा के पास आता है और वहां पहुंचने के बाद वो उसकी मिडिल फिंगर को काट देता है ताकि वो ना कभी पियानो बजा पाए ना किसी के लिए कभी खत लिख पाए। और हमें बाद में पता चलता है कि एडा ने उस खत में उसके लिए लिखा था कि बेन बस मेरा दिल तुम्हारा है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। भले ही मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पा रही लेकिन मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अब इसके बाद एलिस्टर एडा की कटी हुई फिंगर को उसकी बेटी को एक कपड़े में लपेट कर दे देता है और बोलता है कि जाओ इसे लेकर बेन को देकर आओ।
और अब फ्लोरा को मजबूरी में आकर इस बात को मानना पड़ जाता है। अब अगली रात हम देखते हैं कि एलिस्टर एडा के पास आता है और उसके पास आने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे उसी दौरान एडा के मन की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि एडा उससे कह रही है कि प्लीज मुझे बेन के पास जाने दो क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब इसके बाद एलिस्टर फौरन बेन के पास जाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें एडा के मन की आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर बेन उससे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं उससे सचमुच बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसके मन की हर बात को समझ सकता हूँ कि आखिर कब वो क्या चाहती है। अब ये बात एलिस्टर को अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बेन और एडा को वो कभी अलग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो एडा और अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चला जाता है। और अब हम उन्हें जाते हुए एक बोर्ड से देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस्टर एडा के साथ उसके पियानो को भी अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन एडा सोचती है कि अब तो मेरी इंडेक्स उंगली नहीं बची है और आखिर वो पियानो का क्या करेगी। इसलिए वो जानबूझकर रस्सी से पियानो को बांधकर समंदर में ही फेंक देती है और रस्सी के दूसरे छोर से वो अपना खुद का पैर भी बांध लेती है ताकि उस पियानो के साथ खुद भी उसी समंदर में गिर के डूब जाए, लेकिन एडा ऐसा कर भी देती है। और अब पानी में डूबते वक्त एडा को अपनी बेटी फ्लोरा की याद आती है कि आखिर मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, जिसकी वजह से वो वापस से ऊपर आ जाती है क्योंकि यहाँ पर एडा को लग जाता है कि एलिस्टर इतना कमीना आदमी है, वो उसके मरने के बाद उसकी बेटी को भी बेच देगा और इसके साथ साथ शायद उसके साथ कुछ घटिया काम भी कर सकता है। अब बोट में आने के बाद एडा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुकी थी और इसी दौरान वो एक सपने में होती है जहाँ पर उसके सामने एक पियानो होता है और उसमें वो देखती है कि उसने अपनी बेटी और बेन के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है और इसके साथ साथ बेन ने एडा के लिए एक नकली फिंगर बनवाई है ताकि वो अपने पियानो का शौक पूरा कर सके और अपनी फीलिंग्स को सारी जिंदगी सबके सामने बयां कर सके। और यहाँ पर एडा के इसी प्यारे और सुंदर सपने के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।